नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। और खास कार्यक्रम में आज हम सिक्योरिटी को लेकर बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार आप देखिए गतिविधियां किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस महज कल ही है और सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि सिक्योरिटी किस तरह से यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 2018 की बात करें तो ज्यादातर आतंकी गतिविधियां देखी गई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें कमी आई। इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में एडीजीपी मुकेश सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सर, सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह से 75वां स्वतंत्रता दिवस कल पूरा देश यहाँ पर मनाएगा, लेकिन सिक्योरिटी को लेकर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में किस तरह से सिक्योरिटी, लेकिन अगर हम जम्मू प्रोविंस की बात करें तो क्या कुछ है सूरत हाल? देखिए, जम्मू प्रोविंस में जो 15 अगस्त के रिलेटेड जो सुरक्षा के इंतज़ाम पूरे कर लिए गए हैं, जो थ्रेट परसेप्शंस थी यहाँ, चाहे वो वाइटल इंस्टॉलेशंस के बारे में हो, चाहे वो पॉलिटिकल पर्सन्स के बारे में हो, चाहे प्रोटेक्टेड पर्सन्स के बारे में हो, चाहे वो और किसी आर्म्स की ट्रांसपोर्टेशन का मसला हो, आईडीज़ का मसला हो, इन सब को रिलेटेड को मद्देनज़र रखते हुए सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। जहाँ जहाँ वल्नरेबल एरियाज़ थे, हमने अपने खुद से जो एनालाइज़ किया है कि कौन कौन से हमारे वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ हमें गैप्स को फिल करना है, उस तरीके से उन जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है। थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे हैं उस पर काम किया जा रहा है। बॉर्डर ग्रिड को स्ट्रेंथन किया गया है। बॉर्डर ग्रिड जहाँ से पहले इन्फिल्ट्रेशंस होती रही हैं उसको स्ट्रेंथन किया गया है। आर्म्स ड्रॉपिंग जो वेपन से होती थी उसको रोकने के लिए अलग अलग तरीके के प्रयास किए गए हैं। तो कुल मिला के हमारी सुरक्षा इंतज़ाम पुख्ता है और कोशिश हमारी रहेगी कि बिल्कुल पीसफुल 15 अगस्त सेलिब्रेशन रहे। लेकिन सर, इस बार की अगर हम बात करें, आप देखिए इस साल में ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो हैं वो जम्मू संभाग में देखी गई हैं। चाहे वो हम सांबा की बात करें, संदिग्ध देखे गए हैं, ड्रोन की एक्टिविटीज़ ज़्यादातर हुई हैं। इस बार टेक्निकल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाने की कोशिश हुई, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए राजौरी के अंदर किस तरह से आईडी कल भी बरामद हुई है। मेंढर के इलाके से वहाँ पर किस तरह से ग्रेनेड से अटैक हुए। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जम्मू संभाग में ज़्यादातर आतंकी गतिविधियाँ जो है वो इस बार देखी गई। कोशिश तो जो तंजीमें पार काम कर रही हैं उनकी कोशिश तो बढ़ी है। जम्मू एरिया में, जम्मू प्रोविंस में कुछ ना कुछ करने की जो उनके प्रयास चल रहे हैं उस पे बढ़ोतरी हुई है, जिसका नतीजा ये आप देख रहे हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल से इन्फिल्ट्रेशन पे पहले कई साल से, कुछ साल से बंद थी तकरीबन, वो अब शुरू हो गई है। 2 ग्रुप्स को न्यूट्रलाइज़ किया गया है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, नौशेरा हो चाहे सुंदरबनी हो। एक ग्रुप जो शायद इन्फिल्ट्रेट करके आया उसको हमने थाना मंडी में न्यूट्रलाइज़ किया। इस तरह से एक चेंज इन्फिल्ट्रेशन के पैटर्न पे नज़र आया है। दूसरी जो एक नई बात जो सामने आई है वो उनकी तरफ से जो कोशिश हो रही है कि अपने जो पुराने जो एक्सफिल्ट्रेट करके लोग जो टेररिस्ट गए हैं उनका सपोर्ट, उनकी नॉलेज बेस को इस्तेमाल करते हुए जम्मू प्रोविंस में ओवरग्राउंड वर्कर की स्ट्रक्चर को खड़ा करना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किश्तवाड़ में 3 लड़कों ने टेररिज्म ज्वाइन किया और उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी तरह से कुछ वेपन्स भेजे गए ड्रोन्स के ज़रिए, उनको अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट करना था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कल को मेंढर में जो आईडीज़ बरामद हुए वो किसी न किसी ज़रिए आए थे, उनको यहाँ पे लगाना था, उनको इस्तेमाल करना था ओवरग्राउंड वर्कर के स्ट्रक्चर को। तो दोनों पे काम हुआ, वेपन्स को इंटरसेप्ट करने पे काम हुआ, साथ ही साथ जो ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके तोड़ने का काम चल रहा है, जिसका नतीजा है कि किश्तवाड़ में ओवरग्राउंड वर्कर्स अरेस्ट हुए, टेररिस्ट अरेस्ट हुए, मेंढर में अरेस्ट हुए, जम्मू में आज कुछ अरेस्ट हुई हैं जो कि बहुत बड़ी साजिश चल रही थी जैश ए मोहम्मद की, उस पर काम हुआ है। तो कुल मिला के जितने भी नए चीज़ें जो हमें देखने को आ रही है, जो पार की तरफ से जो नए प्रयास। लेकिन सर, यहाँ सवाल ये भी है ना कि कल 15 अगस्त है और सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हौसले आप देखिए किस तरह बुलंद हैं। आज 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके हवाले से कोई और जानकारी, कोई पूछताछ उनसे हुई है? हम ये नहीं कहेंगे कि हौसले बुलंद हैं, हौसलों को हम तोड़ रहे हैं। ये जो मॉड्यूल जो आज बरामद हुआ, ये पिछले करीब 20-25 दिन से उस पर हमारा काम चल रहा था और इस कड़ी में एक लड़का जो है, जो सैफुल्ला नाम का, इसको हमने 20-25 दिन पहले गिरफ्तार किया था। उस पर धीरे धीरे हमने काम करना शुरू किया और स्लोली जैसे एक एक कड़ी को हम तोड़ते गए
तोड़ तोड़ के जो हम 4 और लोगों पे पहुँचे और उनकी गिरफ्तारियां हमने की हैं। इनसे बड़े स्टार्टलिंग खुलासे हुए हैं। एक लड़का इनमें साउथ कश्मीर का ऐसा है, तौसीफ़ नाम का, जिसको कि जम्मू शहर में भेजा गया था एस्टैब्लिश करने के लिए एक बेस, और वो व्हीकल बेस्ड आईडी उसको लगानी थी। जब तक वो व्हीकल प्रोक्योर करता और आईडी उसके पास आती, उसके पहले हमने उसको इंटरसेप्ट कर लिया। उसकी पूछताछ में ये सारे खुलासे हुए हैं। इसी तरीके से ना सिर्फ जम्मू प्रोविंस में, जब बल्कि जो जैश ए मोहम्मद जो ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ग्रुप है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि बाहर के इलाके में भी ये अपने काम को फैलाना चाहते थे, टेरर एक्ट्स को फैलाना चाहते थे, जिसका नतीजा है कि इन्होंने शामली यूपी में एक लड़के को तैयार किया हुआ था और उसको टारगेट्स दिए गए थे, जैसे पानीपत ऑयल रिफाइनरी है, अयोध्या है, इन सब की रेकी करने का टारगेट दिया गया था। कुछ काम उसने कर लिए थे, कुछ काम उसको करना था, जिसके पहले कि वो गिरफ़्तार हो गया। उसको भी जो वेपन्स आने थे वो भी ड्रोन के ज़रिए आने थे, लेकिन अमृतसर सेक्टर में आने थे। तो ये जो हम लगातार 20-25 दिन से इन मॉड्यूल्स पे काम कर रहे थे, ताकि ये जब कोई काम को अंजाम देते उसके पहले ही हमने इनको गिरफ़्तार कर लिया। तो ये हमारी बड़ी कामयाबी है और हौसले हम उनके कभी बुलंद नहीं होने देंगे, हौसले हम तोड़ते रहेंगे। तरीके से पस्त तो हो रहे हैं हौसले, लेकिन नापाक हरकतें फिर भी जारी हैं। कहने का मतलब ये था कि डीजीपी की तरफ से भी बड़े बड़े खुलासे सामने रखे गए, लेकिन आपने भी देखा कि आपकी तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने रखी गई तो आपने भी यही कहा कि लश्कर तैयबा के जो तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, क्योंकि हेक्साकॉप्टर जो बरामद हुआ था और साथ में टेक्निकल एयरपोर्ट पर जो अटैक किया गया था उसमें जो धागा था वो दोनों का मैच किया गया, ये आपके वर्ड्स थे। और जो हेक्साकॉप्टर बनाया गया था वो सिर्फ एक जगह से सामान लेकर नहीं बनाया गया था, हांगकांग से उसका सामान, चाइना से उसका सामान, सिंगापुर से उसका सामान यहाँ पर लाया गया। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि दुश्मन जो है वो हर तरह से वो हरकत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। बेशक हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से काम कर रहे हैं, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से काम कर रही है, हौसलों को पस्त किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हरकतें। जो आपने पूछा है ड्रोन्स के बारे में, इस पे ना सिर्फ तंजीमें काम कर रही हैं, बल्कि ऐसा लगता है जो ड्रोन्स की जो पकड़े गए या कोई गिर गया, एक साल पहले कठुआ में गिर गया, एक अमृतसर में इस तरह का ड्रोन गिरा था। तो इनकी एनालिसिस से कुछ कॉमन बातें जो सामने आई हैं, उससे ये लगता है कि ना सिर्फ तंजीमें इसको यूज़ कर रही हैं, एक तो प्रोक्योर कर रही हैं काफ़ी बल्क में, क्योंकि कुछ जो फ़्लाइट कंट्रोलर्स हैं वो सीरीज़ में हैं। हेक्साकॉप्टर एक किस्म के हैं, उनके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह से बने हैं, लेकिन हर ड्रोन में उसी सिमिलर पार्ट्स को यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इनकी प्रोक्योरमेंट एक तरीके से हो रही है इकट्ठे, और उसके बाद अलग अलग ड्रोन्स में इनको फिट करके अलग अलग ड्रोन्स को तैयार किया जा रहा है और फिर ये तंजीमें इसको यूज़ करती है। कहने का मतलब ये है कि तंजीमों के पीछे भी लगता है ऐसा कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी बड़े ओहदेदार का हाथ हो सकता है इसके पीछे, जिससे कि वो सारा कुछ ड्रोन एक्टिविटी कंट्रोल हो रहा है। एक ही ड्रोन को कभी कठुआ से लॉन्च किया जा रहा है, कभी अखनूर सेक्टर से लॉन्च किया जा रहा है। जो अखनूर वाला ड्रोन था उसको जो हमने पकड़ा, एनालाइज किया, तो पता चला कि एक सॉर्टी इसने हीरानगर सेक्टर से भी की थी। तो ऐसा लगता है कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और ऑर्गेनाइज करने के बाद इधर वेपन्स भेजे जा रहे हैं, आईडीज़ भेजे जा रहे हैं, और आईडीज़ और वेपन्स को भेजने के बाद यहाँ पे जो उनका ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर है जो तैयार होता है वो आता है, वो ट्रकों में रिसीव करता है। कोशिश हमारी रहती है कि उनको इंटरसेप्ट कर लिया जाए, उनको रोक लिया जाए। डिफरेंट इंटेलिजेंस, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश हो, क्योंकि हथियार ड्रॉप किए गए, आईडीज़ ड्रॉप यहाँ पर हुई हैं और रेकी भी हो चुकी है, फोटोग्राफी हो चुकी है, और 15 अगस्त भी कल है, और जाहिर तरीके से हो सकता है कि कोई बड़ी घटना यहाँ पर घटने वाली हो। कोशिश उनकी है, कोशिश अगर नहीं होती तो 3 आईडीज़ यहाँ बरामद नहीं होते। 3 आईडीज़ का बरामद होना मतलब 3 बड़े इंसिडेंट्स को रोकना हुआ। तो ना सिर्फ 3 आईडीज़ बरामद हुए, बल्कि अगर आप आंकड़ों को देखें तो तकरीबन 37 AK-47 राइफल्स, कुछ 34 पिस्टल्स, 20-30 ग्रेनेड्स इन दिनों जो ड्रोन्स के ज़रिए ड्रॉप किए गए, सप्लाई किए गए, उनको रोका गया है, उनको इंटरसेप्ट किया गया, उनको बरामद किया गया। तो जाहिर है कि कोशिश हो रही है, कोशिश को नाकाम करने की हम कोशिश कर रहे हैं,
कहीं हद तक हम सफल हुए। क्योंकि कुछ दिन पहले आप देखिए सांबा में भी संदिग्ध देखे जाते हैं। पहले जथवाल इलाके के अंदर 4 दिखते हैं, उसके बाद सांबा सिटी के अंदर जो कि म्युनिसिपल एरिया की ही लिमिट थी वहां पर 3 देखे जाते हैं। उसके बाद आपने देखा कि जम्मू के रेलवे स्टेशन में भी संदिग्ध देखे गए। तो जाहिर तरीके से मतलब कहने का मतलब ये है कि हथियार तो ड्रॉप हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि फेंसिंग के नीचे से घुसपैठ भी करने की कोशिश हो। संदिग्ध देखे जाने के 2 मायने निकलते हैं। एक तो ये है कि लोग अलर्ट हैं, जो हमारी अपील रहती है कि लोग सचेत रहें, सतर्क रहें, वो है, वो हमें सूचना देते रहते हैं जहाँ भी संदिग्ध दिखते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि संदिग्ध अगर दिख रहा है तो वो ज़रूर आतंकवादी ही हो सकता है कुछ ऐसी सस्पिशियस मूवमेंट दिखी हो जो कि आतंकवादी ना हो, हमारे अपने लोग हों, कोई फौजी हो, क्योंकि कैमोफ्लाज हम भी पहनते हैं, कैमोफ्लाज पहन के मुजाहिद भी आते हैं। तो अभी तक जितने भी संदिग्ध दिखे गए हैं इनमें रजौरी के ग्रुप को छोड़ के जम्मू वाले जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये आतंकवादी थे जो इन्फिल्ट्रेट करके आ गए। हाँ, ये बात सही है कि कोशिश लगातार हो रही है, चाहे वो किसी भी राजौरी के थन्ना मंडी इलाके के अंदर जब वहां पर इनकाउंटर हुआ था तो एक आतंकवादी मारे, 2 आतंकवादी वहां पर मारे गए थे, लेकिन 2 जो हैं वो बताए जा रहे थे कि लापता हैं, क्योंकि 4 से 5 आतंकवादी होने की आशंका वहां पर जताई गई थी, जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। फिर सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आई कि किसी के घर के अंदर पनाह ली गई है, जहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन भी चलाई गई, अभियान वहां पर छेड़ा गया। वो ऑपरेशन अभी चल रहा है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्स में नहीं बता सकते, लेकिन हाँ उनकी प्रेजेंस पंगाई थाना मंडी के इलाके में और उसके आसपास के इलाके में ज़रूर दिखी है। हमारे पास सूचना आ रही है जिस पे हम काम करते हैं। टेरेन इस किस्म का है और फोलिएज इतनी डेंस है, चाहे वो मक्की की वजह से हो, चाहे जिस भी वजह से हो, कि आतंकवादियों को ढूंढ निकालना और उनको न्यूट्रलाइज कर देना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ के लोगों की कोऑपरेशन आ रही है, वहाँ के लोगों की तरफ से खबर आ रही है और मुझे उम्मीद है कि ये ऑपरेशन जल्द ही कल्मिनेट होगा और वो दोनों भी जो बचे हुए आतंकवादी हैं वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। नेशनल हाईवे पे अगर पेट्रोलिंग की बात करें तो किस तरह से इस बार वहाँ पर रखा गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को? नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो हमारे पास 12 नाके ऐसे हैं जो कि एक मॉडल नाके की तर्ज पे बने हैं। मॉडल नाका से मतलब ये हुआ कि वो कंपोजिट नाका है, कंपोजिट फोर्सेस है, जैसे सिर्फ जेकेपी नहीं है, सीआरपीएफ भी है, आईटीबीपी है, सीएसएफ है, इस किस्म से कंपोजिट नाके हैं। कंपोजिट नाके में फ़ायदा ये रहता है कि जो है कंप्लेसेंसी नहीं आती, एक दूसरे पे चेक रहता है, दोनों अलर्ट रहते हैं, इस किस्म की बात, तो वो बनाए गए हैं। उसके अलावा जो मॉडल नाके जितने भी हैं उन पे कैमरे लगाए गए हैं और कैमरे ANPR कैमरास भी हैं जो कि नंबर प्लेट रिकग्निशन करते हैं। PTZ कैमरा भी है जिसमें कि जूम इन जूम आउट कर सकते हैं हम। अगर किसी ट्रक की तलाशी लेनी है, अगर हम ऊपर नहीं चढ़ना चाहते हैं और ऊपर से सर्वेलेंस करना चाहते हैं तो उसको उसके नीचे रख के हम उसको देख सकते हैं। उससे कैमरास की आपने बात की है, जैसे कि अगर हम लखनपुर की बात करें जो कि एंट्री पॉइंट है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर बॉडी स्कैनर होना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई गाड़ी निकल रही है तो वो पूरी तरह से स्कैन हो जाए कि गाड़ी के अंदर क्या है। तो इसकी कीमत भी लगातार आप देखिए कि अगर मार्केट में देखें तो 50 से 60 लाख रुपया है। होम मिनिस्ट्री के अंदर रिक्वेस्ट भी डाली गई थी लेकिन अभी तक इस पर काम नहीं हुआ। अब उसकी कीमत आपने शायद गलत आपको मालूम है, उसकी कीमत उससे कहीं ज़्यादा है। फुल बॉडी स्कैनर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है 50 से 60 लाख रुपए उसकी उससे ज़्यादा है। फुल बॉडी स्कैनर का मतलब होता है कि पूरी गाड़ी को स्कैन कर ले, पूरी गाड़ी को एक साथ ही स्कैन कर ले और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हो तो उसको डिटेक्ट कर ले। इसका एक प्रोसेस होता है, चूँकि कीमत बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। CRPF को ये काम दिया गया और उसमें ये काम काफ़ी आगे बढ़ गया है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इस पर फुल बॉडी स्कैनर्स, इस पर सही डेट देना मुश्किल है क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को ये दिया गया है उसमें काम ज़ोरों से चल रहा है। और एक और बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गतिविधियाँ तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि जिस तरह नार्को टेररिज्म भी बढ़ रहा है, तो नार्को टेररिज्म को रोकने के लिए क्या कुछ काम कर रहे हैं? नार्को टेररिज्म की अगर आप बात करें तो नार्कोटिक्स 2 तरीके से देखे गए हैं कि जो बॉर्डर पार करके इधर भेजे जाते हैं। एक तो वो बॉर्डर को फिज़िकल फेंस के अक्रॉस जो फेंका जाता है और फिर इधर वाले कलेक्ट करते हैं, एक वो तरीका है।
एक वो है ड्रोन के ज़रिए। फ़िलहाल अभी तक ड्रोन के ज़रिए जम्मू प्रोविंस में नारकोटिक्स का इंटरसेप्शन नहीं हुआ है। कैश हुआ है, वेपन्स हुए हैं, आईडीज़ हुए हैं, ग्रेनेड्स हुए हैं, पिस्टल्स हुए हैं, लेकिन ड्रोन के ज़रिए नारकोटिक्स यहाँ अभी नहीं आया। फिज़िकल तरीके से ज़रूर कोशिश की गई है। 2 बड़े बड़े कंसाइनमेंट्स 65 किलो अरनिया में, 35 से 37 किलो हीरानगर साइड में बीएसएफ ने इंटरसेप्ट किए, जो कि पाइप के ज़रिए उनको पैकेट्स में बांध के फेंस के पार कराया जाता था। इसके अलावा 12 केजी हीरोइन पुंछ रजौरी में बरामद किए गए और कई सारे ऐसे इंटरसेप्शंस हुए जब बॉर्डर से जो ड्रग्स जिस तरह से आपने ड्रग्स को लेकर का अभियान छेड़ा था, जिसमें लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी थी और लोग अपना योगदान भी दे रहे थे, क्या लगता है कि कितनी सफलता उसको लेकर हाथ लगी? लोगों की तरफ से लगातार इन्फॉर्मेशन आती है ड्रग्स के बारे में, और लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जो लोगों की तरफ से आती है वो छोटे ड्रग कंज्यूमर्स की आती है। किसी मोहल्ले में कोई ड्रग्स ले रहा है उसकी आती है, तो वो बड़ा एक सेंसिटिव सिचुएशन होती है, वेर हम ये नहीं चाहते कि लड़के जो हैं वो उनको बिल्कुल ही एक्यूज़ की तरह से ट्रीट करें। अगर बहुत छोटा कंज्यूमर है तो हो सकता है विक्टिम हो, किसी दूसरे के बहकावे में आ गया हो, तो उसको हम अलग तरीके से डील करते हैं। जो असली फोकस है हमारी ड्रग सप्लायर पे है, रूट्स पे जाना जो ज़रूरी रूट्स है, पे, तो उसको जो लेकर ड्रग बड़े कैसे? सप्लायर्स पे, जिसका नतीजा है कि पिछले 1-1.5 साल में करीब 125 किलो हीरोइन बरामद की गई है। 125 किलो मतलब तकरीबन 500-600 करोड़ की हीरोइन बरामद हुई है। ना सिर्फ 500-600 करोड़ की हीरोइन बरामद हुई है, कम से कम तो 10 लाख डोजेज़, अगर आप इसको डोजेज़ में बांट दें, एक 0.5 mg की एक डोज अगर मान लेते हैं तो 10 लाख डोजेज़ जो है हीरोइन के वो इंटरसेप्ट हो गए, वो सिस्टम से बाहर निकल गए। तो आप समझे कि अगर 10 लाख डोजेज़ हैं तो अगर 10 डोज भी अगर एक इंसान लेता है तो 1 लाख लोगों पे जो डोज पहुंचनी चाहिए थी वो हमने सिस्टम से बाहर निकाल दिया। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे हिसाब से जो अचीवमेंट है जो जम्मू प्रोविंस में हुई है। हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि रिसीवर्स को लेकर बात करें अगर, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल ये भी था कि अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर ड्रॉप हो रही है तो उसका रिसीवर कौन था, और पुलिस के पास बहुत से ऐसे सूत्र रहते हैं जो ग्राउंड पर होते हैं और पल पल की अपडेट जो है वो पुलिस के पास होती है, लेकिन अभी तक कोई भी रिसीवर पकड़ा नहीं गया है। रिसीवर्स पर नकेल कसना बहुत ज़रूरी था। नहीं, ये आपकी बात गलत है कि रिसीवर को नहीं पकड़ा गया है। जो 65 किलो जो बॉर्डर से हीरोइन आई थी अरनिया से, उस पे 4 लोग पकड़े गए। एक उसमें पंजाब का बहुत बड़ा रिसीवर, हथियारों के जो रिसीवर्स थे, आईडीज के जो रिसीवर्स थे। जी, हथियार के जो रिसीवर फाइनल होता है वो टेररिस्ट होता है, वो एक्टिव है। वो अगर पकड़ा ही जाए तो फिर सारे टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो वो एक्टिव है, उस पर प्रयास चलती रहती है। वो कोशिश के हिसाब से जब हमें सक्सेस मिलती है तो आतंकवादी मारे जाते हैं। तो एक वो है। ड्रग्स रिसीवर की अगर आप बात करें तो बहुत सारे ग्रुप्स को रिसीवर्स को इंटरसेप्ट किया गया है, अरेस्ट किया गया है। जो गुरप्रताप है जो पंजाब का रहने वाला है, अगर आप उसकी अमृतसर में कोठी देखें तो कम से कम 10 करोड़ की तो उसकी कोठी है। वो कोठी उसने ड्रग्स के पैसे के ज़रिए बनाया था, उसको हमने गिरफ़्तार किया, यहाँ लाया और अब जेल में है वो। उसी तरह से जो पुंछ वाली जो मॉड्यूल को पे हमने हाथ डाला था, उस पर कुलगाम का लड़का पकड़ा गया, पुंछ के लड़के पकड़े गए, रजौरी के लड़के पकड़े गए, शोपियाँ के लड़के पकड़े गए। ये सारे रिसीवर्स थे, और रिसीवर्स उस किस्म के थे कि जो ना सिर्फ नार्को को रिसीव करते थे बट उनके जो द्वारा जो मनी जनरेट होता था उसको जो तंजीमों तक पहुँचाने वाले रिसीवर थे, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे हिसाब से। और एक और चीज़ यहाँ पर ये कि जिस तरह से मुख्य धारा में लाया जा रहा है युवाओं को, ज़्यादातर ये भी बताया गया कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई का बहाना या फिर बाहर जाने को लेकर पासपोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है और जाकर पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन जब वो वापस पहुँच रहे हैं तो एक आतंकवादी बनकर पहुँच रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर ट्रेस करना कितना बड़ा चैलेंजिंग रहेगा? एक तरफ से तो काम कर ही रही है पुलिस, इसके बारे में काम काफ़ी ज़ोर से चल रहा है, काफ़ी मेहनत की जा रही है इस पर। डीजीपी साहब ने 2 दिन पहले ये इसका खुलासा किया था कि कुछ 50 केसेस ऐसे हैं जिसमें कि लड़के जो हैं किसी वीज़ा के ऊपर या पासपोर्ट के ऊपर बाहर चले जाते हैं पाकिस्तान में, और वापस आते हैं तो वो आतंकवादी गतिविधि में शामिल होते हैं। एक उनमें से ऐसा आतंकवादी है जो अभी पिछले दिनों मारा गया, जो शोपियाँ का आतंकवादी था और जो थाना मंडी में मारा गया, वो उनमें से एक ऐसा केस है।
एक दो केसेस कश्मीर के ऐसे और भी हैं जिसमें आतंकवादी जो मारे गए वो वैलिड वीज़ा पे पार गए थे और वापस वीज़ा पे नहीं आए थे, वापस आतंकवादियों के साथ ही आए थे, उनके साथ हथियार लेके आए थे और इनकाउंटर्स में मारे गए। ऐसे कुछ और केसेस जिन पे हमारी निगरानी है उस पर हम काम कर रहे हैं और मेरे हिसाब से हम जल्दी इस पे काम। और सर, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि एक्टिविस्ट जो लोग हैं उन पर भी ज़्यादातर अटैक जो है वो बढ़ गए हैं, पॉलिटिशियंस के साथ भी इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, जो लोग किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उन पर भी अटैक्स हो रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ पर भी अब अटैक्स हो रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से रिव्यू कर रही है पुलिस? इसके लिए सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी है हमारे पास जो कि टाइम टू टाइम हर प्रोटेक्टेड पर्सन की सिक्योरिटी को रिव्यू करते हैं। उसका एक प्रोसीजर है, उसकी थ्रेट परसेप्शन पहले देखी जाती है, कितनी थ्रेट है, कहाँ से थ्रेट है, कैसे थ्रेट है, किस पार्टी के साथ काम कर रहा है, किस काम के साथ जुड़ा है उसके हिसाब से थ्रेट परसेप्शन उसकी जनरेट होती है। वो इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, हमारी सीआईडी करती है, हम करते हैं, हम सारे मिल के बैठ के फिर ये डिसाइड करते हैं कि किसके लिए कितनी सिक्योरिटी उचित रहेगी। उसके हिसाब से उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है और टाइम टू टाइम ये रिव्यू होता रहता है, किसी की घट जाती है, किसी की बढ़ जाती है। तो इस तरह से प्रयास चल रहे हैं। इस पे कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पर्सन्स ऐसे हैं जिनके ऊपर जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आती है कि इन पे ख़तरा ज़्यादा है, उन पे हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली उनकी सिक्योरिटी को रिव्यू करते हैं। हमारे गेस्टर्स ऑफिसर्स जाते हैं, उन पे उनके सिक्योरिटी को चेक करते हैं, उनको उनकी अलर्टनेस देखते हैं। क्योंकि जब इस तरह से घटनाएं हो जाती हैं और एक पॉलिटिशियन या फिर सोशल एक्टिविस्ट के परिवार पर हमला हो जाता है और उनका अगर बच्चा नहीं रहता है तो जाहिर तरीके से वो उस वक्त एक सेंटिमेंट तरीके से उस बात को ले लेते हैं और कई बार दंगे जैसी सिचुएशन भी बन जाती है जिसमें लोग आक्रोश में आ जाते हैं। आपने देखा राजौरी के अंदर एसएसपी के साथ भी किस तरह से अभद्र व्यवहार किया गया, वहाँ पर डीआईजी के साथ किया गया, सीओ जो आर्मी से पहुँचे हुए थे उनके साथ भी वहाँ पर घटनाएँ जो हैं वो पेश आई। लोग इतने ज़्यादा उग्र हो गए, उस वक्त लोगों को संभालना और सिक्योरिटी का भी रिव्यू करना और साथ साथ में समाज के साथ भी चलना कितना चैलेंजिंग रहा था? ये जो पिछले 2 दिन पहले राजौरी में वाकया हुआ, ये एक बहुत ही दुखद घटना थी जिसमें एक छोटे बच्चे की डेथ हो गई, 4-5 और परिवार के सदस्य घायल हो गए। मुझे उम्मीद है कि जो घायल हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसको जब इस तरह की सिचुएशंस को डील करना होता है तो लोगों में गुस्सा रहता है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल या सोशल एक्टिविस्ट को अगर टारगेट करें तो उनके साथ लोग जुड़े होते हैं, वो उत्तेजित होते हैं, उनके जो गुस्से को हमें जो बर्दाश्त करना होता है वो हम ये नहीं चाहते कि उनके जब वो गुस्से में हो उनके खिलाफ कोई ऐसी एग्रेसिव हमारी पोस्चरिंग रहे। तो हमारा काम है कि उनके जो गुस्से को सुनना, समझना और उनकी जो डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उन पे काम करना, वो हम करते रहेंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि जो इनके पीछे जो लोग हैं उन तक पहुँचे, उनको न्यूट्रलाइज करें ताकि लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आए, उनको पता चले कि हम जो है उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। जो अटैक वहाँ पर हुआ था, क्या पता चल पाया अभी तक कि किसकी तरफ से ये अटैक वहाँ पर किया गया था? उसकी कुछ लीड्स हमें मिले, उस पर हमारा काम चल रहा है। तफ्तीश जैसे ही मुकम्मल होगी उसकी पूरी जानकारी दे। क्या किसी आतंकी तंजीम से ताल्लुक़ रखते थे? ऐसा लग रहा है कि किसी आतंकवादी तंजीम से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उस पर अभी काम चल रहा है। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से, क्योंकि लोगों के अंदर जो माहौल इस वक्त जम्मू के अंदर बना हुआ है, कहीं ना कहीं दहशत तो है, लेकिन दहशत रखने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस तो काम कर रही है, कुछ संदेश देना चाहेंगे? पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी सभी मिल के जम्मू में बहुत काम कर रहे हैं। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है, उसके लिए हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। आपसे गुजारिश ये है कि जब भी आप अपने लेवल पे भी सतर्क रहें। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसे आपने टाइम टू टाइम किसी ड्रोन का या चाहे किसी मशकूक हालत में कोई घूम रहा है उसकी जानकारी हमें दी। आपको जब भी इस तरह की सूचना मिले, इस तरह की कुछ गतिविधियां आपके नज़र में आए, आप हमें सूचित करते रहें। हम आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं, तत्पर रहेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए कार्यक्रम में। तो फिलहाल आपने देखा कि एडीजीपी मुकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से सिक्योरिटी को यहाँ पर रिव्यू किया गया है और स्वतंत्रता दिवस का मौका है तो पावन चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था तो कर दी गई है। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।